कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। इस समय हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव जी से। टीएस सिंहदेव जी, सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में जो नक्सली वारदात हुई है, हमारे 11 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। क्या लगता है कि क्या वजह हम लोग अभी भी नक्सलियों पे काबू पाने में, इस समस्या को दूर कर पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? कल 10 जवानों की और एक सिविलियन ड्राइवर की शहादत हुई और 11 लोगों को हमने खोया। एक कायराना हमला ब्लास्ट करके एक गाड़ी को उड़ा के करने में नक्सलियों ने सफलता पाई और ये हमको फिर उस बात को करीबी से पुनर्विचार करने के लिए अवसर देता है कि जो हमने किया, हमको सफलताएं मिली हैं और लगातार मिलती जा रही हैं। नक्सलियों के कार्यक्षेत्र को हम सीमित करते चले जा रहे हैं, फिर भी और कुछ करना बाकी। तो ये डेली जो हमारे जवान वहाँ तैनात हैं, हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो कफन बांध के इस चुनौती का सामना करते हैं। हम लोगों को बेहतर सुरक्षित जीवन और देश की सत्ता को और देश के संविधान को चुनौती देने वालों से हमको बचा के रखने का जो काम करते हैं, उनको कैसे और हम सुविधाएं दे सकें, यदि कहीं कोई कमी है, इस पे विचार करने के लिए ऐसे घटना हमको फिर से समय देते हैं। आप लंबे समय से इस समस्या को सामना कर रहे हैं और आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिसने नक्सली वारदात को बहुत क्लोजली देखा था। जब 5 मिनट पहले आप निकले थे, उसके बाद झीरम घाटी में हमला हुआ। क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो नहीं अपना पा रहे हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह की वारदात होती है? आंध्र प्रदेश ने काफ़ी हद तक इस समस्या पे काबू पा लिया, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत कठिन क्षेत्र है। ये नहीं कि आंध्र में या उड़ीसा में कठिन क्षेत्र नहीं होंगे। तो उड़ीसा में भी वारदातें होती हैं, आंध्र में भी कभी कभार वारदातें होती हैं, लेकिन ये जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, इनमें नक्सली जिन क्षेत्रों में गढ़ बना के बैठे हैं, वो ऐसा क्षेत्र है जिसके राजस्व नक्शे को आज तक कोई बना नहीं पाया। इतना अनअप्रोचेबल एरिया है, इतना जंगल से, घने जंगलों से आच्छादित एरिया है और इतनी कम आबादी का एरिया है कि वहाँ की वस्तु स्थिति ये है। अब सैटेलाइट से गवर्नमेंट ने, वर्तमान सरकार ने पहल की है कि उतना एक्यूरेट ना भी हो तो हम सैटेलाइट के माध्यम से नक्शा कम से कम वहाँ का तैयार कर लें। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने घर बना के और ऐसी वारदातों को अंजाम पहले पनाह लेने आए थे कि ऐसा एरिया था जहाँ कोई जाता ही नहीं है, जा ही नहीं पाता। ये अबूझमाड़ का एरिया है, तो वहाँ काम करना बहुत कठिन है। ब्रिजेस नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं, बिल्डिंग्स पूरी नहीं बनी हैं। कुछ गांवों में करीब 20-1 हज़ार अगर छत्तीसगढ़ के गांव होंगे तो 101 गांव में ऐसी स्थिति, 50 से 100 गांव में अभी भी ऐसी स्थिति है जहां काम करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। वहां इनका सामना सरकार, केंद्र सरकार के सहभागिता के साथ कर रही है। बटालियन तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ बना तो 5 या 6 बटालियन थे, आज 60 से ऊपर हैं। तो आप सोच लें कि इतने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है उस स्थिति पे काबू पाने के लिए। 60,000 एक बटालियन में, अगर 1000 आप पकड़ते हैं तो 60,000 अर्धसैनिक बल और स्टेट पुलिस अलग, हज़ारों की संख्या में स्टेट की पुलिस अलग लगी हुई होगी। तो इन परिस्थितियों में सफलताएं मिली हैं, लेकिन उनको समाप्त करने की स्थिति अभी नहीं बन पाई। कुछ उम्मीद है सर आने वाले दिनों में कुछ ऐसी कोई स्ट्रेटेजी में परिवर्तन होगा? क्योंकि जब भी इस तरह की वारदात होती है तो निंदा की जाती है, कायराना हरकत कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जवाब जो हमारी तरफ से होना चाहिए कि भाई चलिए एक बार में इनको एलिमिनेट किया जाए या खात्मा किया जाए, वो ऐसी कौन सी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आप कमी देख रहे हैं? हमारी स्ट्रेटजी में कोई कमी देख रहे हैं? हमारे फोर्सेस की स्ट्रेटजी में कोई कमी देख रहे हैं? कहाँ वो ऐसा जो है लैकुना रह जाता है जिसकी वजह से लगातार नक्सली इस तरह की वारदात कर पाने में कामयाब होते रहें? किसी को एलिमिनेट कर देना ये तो बहुत आसान है। आज आपके पास केमिकल
वॉरफेयर के भी वेपन्स हो सकते हैं, आपके पास एयर पावर है, आपके पास मिसाइल हैं, आपके पास आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मियों में से देश की आर्मी मानी जाती है। तो कितना मुश्किल है, भेज दीजिए, 500,000 लोग होंगे, सबको मार दीजिए। दूर से तो एकदम आसान लगता है कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नक्सली क्या करते हैं कि जब भी ऐसे किसी फोर्स को आते देखते हैं, सबसे पहले गांव में घुस के गांव वालों को सामने ढाल बना के वो पोजीशन लेते हैं। अब आप गोली चलाइए, 20 नक्सली हैं, 50 नक्सली हैं, 1000 गांव वाले हैं। उदाहरण के लिए अलग अलग घरों में जाके ये बैठ गए, उन्हें पोजीशन ले ली और गांव वालों को कहा कि यहाँ से कोई निकलेगा नहीं। वो डर के गांव वाले तो निकल भी नहीं पाते हैं, स्वेच्छा से हैं, डर से हैं, पर वो निकल भी नहीं पाते हैं। अब आप सेना को ले जाइए और मारिए। टैंक्स हैं, क्या नहीं है आर्मी के पास, तो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि जिसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं वो बहुत हाई होगा। 1000 नक्सलियों को मारने में कितनी देरी लगेगी, लेकिन 1000 नक्सलियों के साथ 20,000 गांव वाले अगर मर गए तो ये स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रेटजी, और उसका फ़ायदा ये जानते हैं, समझते हैं कि सरकार ऐसा सोचेगी कि उस सरकार को तो अगर ये 10 हमले में शहादत, 11 लोगों की शहादत हुई है, इनको बचाना है तो गांव वालों को भी तो बचाना है। गांव वालों के लिए, छत्तीसगढ़ में रहने वालों के लिए, देश में रहने वालों के लिए ही तो सरकार है। तो उनको कैसे मार देगी सरकार? तो क्योंकि नहीं मार सकती है तो इनको ढाल बनाए रहो, और वही उनकी स्ट्रैटेजी है जिस वजह से दिक्कत होती है। नहीं तो सरकार के पास तो डेफिनेटली सुपीरियर आर्म्स हैं, उसमें कोई तुलना ही नहीं है नक्सलियों से। उनके पास वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक भी कुछ वेपन्स हो सकते हैं। कई बार आप सुनते हैं कि 12 बोर मिली, कट्टा मिला, तो ये कौन से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं? कभी कभी AK-47 की भी बात आती है, कभी कभी रॉकेट लॉन्चर की भी बात आती है, लेकिन कभी कभी साथ में ये जो 12 बोर हो गए या हाथ से भरने वाली बारूद वाली बंदूकें हो गई, इसकी भी बात सुनने में आती है, तलवारों की बात सुनने में आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हथियारों से लैस सैन्य बल है जिसका सेना को सामना करना है। दिक्कत है लोगों को जब ये ढाल बनाते हैं तब कैसे करना। तो इसीलिए ये ग्रेजुअल धीरे धीरे ताकि कोलैटरल डैमेज, निर्दोष नागरिकों की जान ना जा सके, बच के कफन बांध के हमारे सैनिक ही सामना करते हैं परिस्थिति का। आए दिन इस बात को लेके पेट्रोलिंग पे निकलते हैं तो हम वापस आएंगे कि नहीं। तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, सैन्य बलों की, अर्धसैन्य बलों की, पुलिस की अलग स्ट्रैटेजी रहती है अपने बचाव की। इस बीच में काम होता है, बीच में कभी कभी ऐसे वारदात भी हो जाते हैं। इसमें राजनीतिक बयानबाजी भी अब काफ़ी हो रही है। वो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है और तथ्यों से हट के होती है। कोई किसी की सरकार के चलते नक्सल समस्या जैसी बात में फ़र्क पड़े, ये नहीं होता। ये बहुत गंभीर परिस्थिति है जिसको लेके मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनका सार्वजनिक, मुझे तो आश्चर्य हुआ, पर उनका सार्वजनिक बयान आया था कि देश के आंतरिक सुरक्षा को लेके सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है। उस स्थिति के लिए आप ऐसा बयान दे रहे हो? जिस समस्या के निराकरण के लिए आपके ही पार्टी के देश के गृह मंत्री लगातार मीटिंग्स करते हैं, अर्धसैनिक बल को मुख्यमंत्री या कांग्रेस की देश की सरकार कंट्रोल नहीं करती, उनके दायरे में आते हैं। जॉइंट फोर्सेस का हेड मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन वो सीधे नियंत्रण में किसके हैं? तो अब हम लोग ये कहने लगे कि नहीं ये तो अमित शाह एकदम नाकाबिल हैं, वो गए और देखो उनने कैसी समीक्षा की कि वहाँ नक्सली मर गए। ये कोई बयान है? क्या सोच के लोग ऐसा बयान देते हैं मुझे समझ में नहीं आता। तात्कालिक उनको लगता होगा कि कोई बहुत बड़ा फ़ायदा उनको हो जाएगा, लोग हंसेंगे। ये 10 के 10 बच्चे जो मारे गए हैं, ये बस्तर के ट्राइबल बच्चे जो फोर्स में मारे गए कल, 10 के 10। मेरे हिसाब से तो नक्सलियों ने स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ी गलती की है। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? अब तो ये हो गया ना कि हमारे लिए नहीं लड़ रहे, ये बस्तर वालों के लिए नहीं लड़ रहे, बस्तरियों के लिए। ये तो अब इनको तो और ही कुछ चाहिए, हमारे लोगों को मरवा दिया, मार दिया। तो नक्सलियों ने भी इसमें बहुत बड़ी चूक की है। जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है कि लोकल लोगों को भर्ती करो, वहाँ के पहाड़ियों को, जंगलों को, बोली को, भाषा को। अब ITBP का आदमी जाएगा, वो वहाँ की न बोली जानता, न भाषा जानता, न भौगोलिक स्थिति को जानता,
दिक्कत जाएगी काम करने में। लोकल लोगों को भी 2-3 लोग गाइड करेंगे, साथ ले जाएंगे। जब संघर्ष करना होगा तब तो गोलियां ही चलेंगी, वरना लोगों तक पहुंचने में एक जो गैप महसूस हो रहा था उसको कैसे करना। तो लोकल बच्चे आए सामने, वो भर्ती हुए और आपने उन्हीं को उड़ा दिया। बम में किसको उड़ाया? यूपी, बिहार या कहीं देश के दूसरी जगह का तो व्यक्ति नहीं था ना, जो आप ये कह सकते थे कि नहीं हम तो आपके लिए हैं, बस्तरियों के लिए हैं, हम तो आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जिनको सरकार ने नौकरी दी उन्हीं को आपने, तो ये लंबा एक संघर्ष है जो ऐसे लोगों के साथ है जिनको देश के प्रधानमंत्री ने आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया था। तो वो ऐसे ही हल हो जाएगी, संभव नहीं है। इम्प्रूवमेंट हुआ है, हादसे आधे से कम हो गए हैं कहते हैं, शहादतें भी काफ़ी कम हुई हैं ऐसे आंकड़े बताते हैं, पर ये आंकड़े हैं। मैदान में समस्या बनी हुई है, कम होती जा रही है, प्रभाव का क्षेत्र लगातार घटते चला जा रहा है और अपनी बतौर स्ट्रैटेजी उपस्थिति दर्ज करने का ये विकृत तरीका जो उनका है, ऐसे अंजाम वारदात को अंजाम देके लोगों में भी दहशत बना के रखना और ऐसा महसूस कराना कि हम तो अभी भी उपस्थित हैं। अक्सर चुनाव के आसपास ये वारदातें थोड़ी बढ़ जाती हैं। चुनाव उतना नहीं जितना बरसात के पहले का समय। अगर आप देखेंगे तो लगभग बरसात के पहले के समय ये इन वारदातों को करते हैं, वरना तो 5-5 साल में ये वारदात होते, ठीक चुनाव के पहले ही वारदात होते। तो ये ऐसा नहीं, इनका सुप्त सी हो जाती हैं गतिविधियां बारिश के समय। वैसे कुछ घटनाएं सुनने में नहीं आती बारिश में। और ठीक बारिश के पहले ये तेंदुपत्ता की भी खरीदी का समय रहता है, व्यापारी वहाँ पहुँचते हैं, वो एक अलग कहानी है। फिर अभी अमित शाह जी होके आए वहाँ, उनने भी स्टेटमेंट्स दिए होंगे, तो उसको भी एक चुनौती के रूप में दिखाना। लोगों में भी बतौर निरंतर जो एक स्ट्रैटेजी रहती है कि बरसात के पहले कुछ कर जाना है। अप्रैल मई जून, ज़्यादातर वारदात अप्रैल मई जून, तो ये उस श्रृंखला का एक और वारदात है। राजनीतिक प्रश्न मैं छत्तीसगढ़ से संबंधित आपसे लेना चाहूँगा। ये माना जा रहा है कि कई बार आपके जो स्टेटमेंट आते हैं उससे ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक जीवन का अगला जो स्टेप लेने को लेकर आप थोड़े बहुत ही कूल माइंडेडली चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो हम एक स्पष्टता चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें टी.एस. सिंहदेव बाबा साहब जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैं ही स्पष्ट नहीं हूँ अपने में, तो मैं स्थिति को स्पष्ट कैसे कर पाऊँगा। ये सही है और ये शायद मेरा तरीका है अपने साथियों को भी मानसिक रूप से तैयार करना। कि मैं अगर चिंतन कर रहा हूँ तो मैं 1 लाख लोगों को एक साथ नहीं बता सकता। मेरे साथ जुड़े हुए अगर 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, तो मैं उनको एक एक को कैसे फ़ोन करके बताऊं कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो आपके माध्यम से मैं ये विचार उनके तक पहुंचाता हूं कि इस बार मैं सोच रहा हूं कई कारणों से कि चुनाव में भाग लूं या ना लूं। 2008 में मेरे को सोचने की बात नहीं थी, 2013 में सोचने की बात नहीं थी, 2018 में सोचने की बात नहीं थी। सहभागी अपने मन से ही मेरे मन में था, तो दूसरे तरीके से काम हो रहा था कि चुनाव में लड़ना है, तैयारी करनी है इत्यादि। इस चुनाव में मेरा मन स्पष्ट नहीं है और इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से मुझे लगा कि ये सबसे असरदार माध्यम हो सकता है खबर पहुंचाने का। क्या वो कारण है जिसकी वजह से आप चुनाव नहीं लड़ने का मन बना रहे हैं? मैं अक्सर क्रिकेट की बात करता हूं, तो जिस टीम का मैं सदस्य हूं, मैं तो उस टीम को जीतता ही देखना चाहूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं अपनी क्षमताओं के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपनी टीम के लिए मैं सोचता हूँ कि भाई दूसरे को जगह मिलनी चाहिए। उस बतौर मैं इन बातों को रखता हूँ कि अगर चेंज करना है तो मैं भी विचार कर रहा हूँ कि मैं कदम पीछे हटाऊँ। कांग्रेस पार्टी में तो रहूँगा ही, लेकिन चुनाव लड़ूंगा कि नहीं, ये मैं अभी मन नहीं बना पा रहा। अगर आप इस टीम में अपनी जगह स्थान खाली करना चाह रहे हैं तो किसे अपने स्थान पर आप देखना चाहते हैं? जो बेस्ट विकल्प होगा। आपकी नज़र में कौन है बेस्ट विकल्प? हम लोग, मैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करता हूं, मैंने अपने
जो सबसे सीनियर साथी हैं उन लोगों का सहयोग मांग रखा है। और ये वो लोग हैं जो स्टेट लेवल पे राजनीति करते हैं, क्षमता रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, संभागीय लेवल पे कैपेसिटी रखते हैं। ये पोलिंग बूथ लेवल के नहीं, मतलब सीनियर साथी हैं और कई सालों से, मेरे से पहले कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें से कई लोग मेरे मदर के साथ काम करते थे, उन्होंने जनता पार्टी का समय देखा, इमरजेंसी का समय देखा। मैं जब राजनीति में कोई हिस्सेदारी रखता ही नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ का नाम लेना चाहेंगे? बालकृष्ण पाठक हैं, शफी अहमद हैं, दुतेन मिश्रा हैं, जेपी श्रीवास्तव हैं, आपके हेमंत सिन्हा हैं, गुड्डू मलिक हैं, अजय अग्रवाल हैं, नीता विश्वकर्मा हैं, बहुत हैं। मैं नाम गिनाऊंगा, गप्पू है, अरविंद सिंह एडवोकेट हैं सीनियर, हेमंत सिन्हा हैं, अभी बार काउंसिल का चुनाव जीते। ये सब साथी मैं रिक्वेस्ट करके उनसे कि 6-7 पोलिंग आप इनका देखभाल करोगे। मैं रेगुलर नहीं जा सकता, हर रोज़ इन गांवों में नहीं जा पाऊंगा, तो आप थोड़ा समय, आप अंबिकापुर में ज़्यादा टाइम रहते हो तो कोऑर्डिनेट करेंगे। ये ऐसे साथी हैं, बहुत सीनियर साथी। यंगस्टर्स हैं, उनके तो नाम ही नहीं मैंने अभी लिए। तो बहुत लोग हैं जो कि इच्छा भी रख सकते हैं और इनमें से पार्टी चुन सकती है। पार्टी आपसे कहती है नहीं आपको चुनाव लड़ना है, उस स्थिति में सोचना पड़ेगा भूमिका क्या रहेगी, फिर सोचना पड़ेगा मेरी कंट्रीब्यूशन इस टीम के लिए क्या रहेगा, तब फिर उस हिसाब से सोचेंगे। क्या ये जो अनिच्छा है या फिर यूँ कहा जाए कि उदासीनता है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ऐसा माना जा रहा था कि आपको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो वादा पूरा नहीं हो पाया, उससे काफ़ी एक अनिच्छा है क्योंकि लगातार चर्चा में रहा है मुद्दा। चर्चा में रहा है और उसके चलते मेरे ऊपर भी बहुत दबाव बने, व्यवहारिक बहुत दबाव बने। मेरे लिए बहुत कठिन वो समय था, अभी भी वैसे ही चल रहा है। मीडिया में जब बात आ जाती है तो लोग मानते हैं कि सही कहीं तो होगा, कुछ तो बात होगी, तब तो मीडिया ऐसे ही तो नहीं, मीडिया के सभी साथी हैं उस बात को प्ले कर रहे हैं। तो अब कब हो रहा है बाबा, 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, कब शपथ ले रहे हैं। सैकड़ों फ़ोन ऐसे रोज़ डील करना, तो वो आसान नहीं था, आसान नहीं रहता है उसको ऐसे डील कर पाना। और व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, उन लोगों की भी एक उम्मीदें रहती हैं, भाई हम लोग का साथी आएगा तो हम लोग ये काम करेंगे, अपने इलाके में ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो उनमें भी निराशा आती है। तो उसको डील करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और फिर भी इन सब के बावजूद अपनी प्रतिबद्धता कि भाई परिवार दशकों से कांग्रेस के साथ रहा है, पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ रहा है, तो भाई कांग्रेस में भी रहना है। मैं कांग्रेस के बाहर जाने की कतई नहीं सोच रहा, न जाऊंगा। इन परिस्थितियों में अब एक्टिव पॉलिटिक्स में किस हद तक भाग लेना, कि मेरी भूमिका क्या रहेगी, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। पद नहीं, पद एक अलग चीज़ है, वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री बनाते मैं खुशी खुशी जिम्मेदारी लेता और निभाने की कोशिश करता। हर का अपना तरीका रहता है काम करने का, मैं अपने तरीके से काम करता, ज़रूर प्रयास करता, खुशी खुशी करता। नहीं मौका आया तो कोई बात नहीं। तो जहाँ काम कर रहे हैं उसमें अब कितने कारगरता से काम कर पा रहे हैं। एक विभाग भी छोड़ा, एक विभाग छोड़ा तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तब तो विभाग छोड़ा। पद की ही बात है, तो आप मुख्यमंत्री अगर बनना चाहते हो तो एक डिपार्टमेंट क्यों छोड़ोगे आप, आपको तो और चाहिए। दिल मांगे मोर, मुख्यमंत्री बनना है तो एक विभाग छोड़ोगे तो मुख्यमंत्री कहाँ बन रहे हो आप। पर मुझे मेरी जो कमी मानिए या मेरी जो सोच मानिए वो यही रहती है कि यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो फिर कई लोग लड़ते हैं, मेरा वो लड़ने वाला तरीका नहीं है कि तलवार निकाली उतर गए मैदान में। सचिन पायलट जी और आप में कुछ समानता है? समानता उस परिस्थिति की है कि दोनों के नाम चले थे संभावित मुख्यमंत्री के रूप में, बाकी नेचर अपना अपना रहता है। वो यंग हैं, सीनियर लीडर्स में हैं, केंद्र के मंत्री रह चुके हैं,
राहुल जी के टीम के बड़े रिस्पॉन्सिबल मेंबर माने जाते हैं कि वो उनसे काफ़ी मिलना जुलना आदान प्रदान है, तो उनकी स्थिति अलग है। समानता इतनी है कि दोनों का नाम चला। उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनको पेशेंस रखना चाहिए। उनके साथ उम्र उनके साथ है, और ऐसे में अगर वो संयम रख के काम करके कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कभी ऐसी बातों को भूलेगी। आखिर वहाँ भी पार्टी के भले के लिए, देश के लोगों के भले के लिए चिंतन करने वाले लोग ही हैं, सिर्फ सत्ता ही सत्ता सब नहीं होता है। आपके साथ तो भूल गई पार्टी ना। अब वो बात क्या हुई मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये चर्चा मीडिया में तो चली, मीडिया में तो चर्चा चली, और मीडिया में अगर चली तो उनके कानों तक भी बात गई होगी, निश्चित रूप से उनके कानों तक बात गई होगी। पर मेरे लिए उनका निर्णय अंतिम है। मेरे को कह दें हाँ तो मेरे लिए हाँ, मेरे को ना कह दें तो ना। मैं थोड़ा वो डिसिप्लिन टाइप वाला आदमी हूँ कि जिसको बड़ा माना तो हाँ कह दो तो हाँ। आपको नहीं लगता कि चुनावी पॉलिटिक्स अगर आप हटते हैं तो एक बड़ा नुकसान सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है चुनाव में, क्योंकि लोगों का आपसे अफेक्शन है, जुड़ाव है, एक राजघराने से भी जुड़ाव है? पार्टी हर चीज़ को ध्यान में रख के ही निर्णय करेगी, ऐसा मेरे को लगता है। सभी का प्रभाव अलग अलग क्षेत्र पे सबका अपना रहता है। अकेला मैं ही मुख्यमंत्री के लिए नाम चला हो एक व्यक्ति नहीं है, और लोग भी हैं, कई लोग हैं। जैसे मैंने विधानसभा के लिए नाम गिनाए, तो मुख्यमंत्री या सीनियर लीडर छत्तीसगढ़ में और भी हैं, तो सबका योगदान रहता है, कोई एक व्यक्ति का नहीं रहता, सबका रहता है। पिछले बार मिलजुल के अच्छा चुनाव लड़े, जिन परिस्थितियों में लड़े, अंजाम भी, परिणाम भी बहुत अच्छे आए, और वैसा चुनाव जब जब लड़ेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। बस एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा। जिस परिस्थिति की आपने चर्चा की, संघर्ष किया, आप लगातार नेता प्रतिपक्ष भी रहे, आपने काफ़ी संघर्ष किया, उस संघर्ष में जो साथी थे, क्या लगता है कि आपको अब वही साथी आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचे, इस तरह से कुछ चीज़ें हुई जिसने आपका जो मन को बहुत उद्वेलित किया, व्यथित किया, आपको इस हद तक ले आए कि अब आप उदासीन होकर कह रहे हैं कि मैं अब चुनावी राजनीति से दूर होना चाहता हूं? मतलब ये कभी कभी कष्ट होता है कि संघर्ष के दिनों के जो साथी हैं वही ऐसा कर रहे हैं। लोगों से तो ऐसा प्रभावित होके ना मैं वैसा प्रभावित हूँ उस हद तक कि कुछ ऐसा हो जाए। और बहुत साथी हैं, वो तो हैं ही, आज भी हम लोग साथ हैं, आज भी बात करते हैं, सब काम करते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए राजनीति, देखिए राजनीति आसान नहीं है। एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना और सत्ता में रह के काम करना ये आसान नहीं है। इतनी उम्मीदें लोगों की रहती हैं, इतनी अपेक्षाएं रहती हैं, इतने लोगों के काम रहते हैं कि उनको, यानी उसका जो प्रेशर है वो मेरे ख्याल से झलकता नहीं है। ये महसूस नहीं होता है कि वाकई में कितने प्रेशर्स, अगर आप वाकई में सीरियस हो लोगों को सहयोग करने के लिए, तो उसके प्रेशर्स भी बहुत होते हैं। तो मेरे लिए यही सब सोचने का समय है कि मैं कितना इफ़ेक्टिव, मैंने वही कहा कि मैं कितना असरदार हूँ। तो ना केवल डिपार्टमेंट का काम, वो एक पहलू है, लोगों का काम कितना मैं कर पाऊँगा, तब मैं फिर सक्रिय रूप से वो प्रेशर लेने की स्थिति में अपने आप को पाऊंगा। क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत होता है। मेरे लिए ये नहीं है कि किसी का काम नहीं हुआ तो जाओ, काम नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में वो बात बैठी रहती है। कोई आए काम के लिए, क्या हुआ उनके लिए, आए गए, जाओ आओ गए, एप्लीकेशन लिया छोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं। मेरे लिए अगर कोई आए तो वो, मुझे लगता है कि अब मेरी जिम्मेदारी हो गई, मेरा काम है, मेरे को इसमें करना है। तो वो परिस्थिति को डील करना डे इन एंड डे आउट। हम लोग नक्सली घटना की बात कर रहे थे, तो जवानों को जैसे रोज का जीवन का खतरा रहता है, तो ये राजनीतिक जीवन में मेरे लिए डेली का ये परिस्थिति बनती है कि 150 लोग जिनकी भी खबर आई, उनका क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए। डेली सत्ता है लेकिन वो काम नहीं करा पा रहे हैं, तो उसका भी एक कष्ट रहता है।
उसका दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो राजनीति कम से कम मेरे लिए आसान नहीं है। मेरे लिए राजनीति जोड़ तोड़ और पद वाली बात नहीं है। पद आपको काम करने का अवसर देता है। मैं वो राजनीति का हिस्सा नहीं हूँ कि काटो जोड़ो करो आगे बढ़ो इसको निपटाओ, वो मेरा तरीका ही नहीं है। काम करके जहाँ तक मौका मिले वहाँ पे बढ़ो। छत्तीसगढ़ में संगठन में, कांग्रेस संगठन में बदलाव होना चाहिए। उसमें अगर सब बढ़िया चल रहा है और हम सुनिश्चित हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं तो बदलाव की जरूरत क्यों। एक साथी ने पूछा भी था, वहाँ एक कैच फ्रेज चल रहा है, इस बार 75 पार। कांग्रेस के ही साथियों का कहना है इस बार 90 में से 75 हम पार करेंगे। तो जब 75 पार कर रहे हैं तो चेंज क्यों, चलने दीजिए। अगर विचार होता है, सुनने में आ रहा है तो कहीं ना कहीं विचार हो रहा होगा, तो फिर ये हाईकमांड के लेवल की बात है। सीएम, पीसीसी वो जैसा निर्णय करेंगे। फिर आपके परिवार से भी जो सदस्य राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से उनके जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही है, इसमें कितनी संभावना है? वो अटकलें बेटा हैं आदित्येश्वर, आदि आपिल के यहाँ पढ़े लिखे बड़े हुए हैं। अभी वहाँ काम देखते हैं, घर का काम देखते हैं, राजनीति में भी हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, एआईसीसी के मेंबर भी पार्टी ने उनको बनाया है। 33 साल की उम्र में एआईसीसी के मेंबर के रूप में काम करने का मौका दिया है, तो मैं समझता हूँ कि छोटी बात नहीं है। और इस बार कम लोगों को लिया, पिछले बार जितने लोग थे वो कोटा काट के इतने ही संविधान के हिसाब से इत्यादि इत्यादि इतने ही लोगों को लेना है। बात वहाँ से उठती है कि हमारे समधी साहब महेंद्र सिंह जी, जिनको हम लोग बहुत स्नेह करते हैं, बहुत अपनापन उनसे है, वो कांग्रेस में थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य जी के साथ जुड़े हुए बहुत करीबी के उनके सहयोगी हैं, वो बीजेपी में हैं। तो ये बात आती है कि वो बीजेपी में हैं तो हमारे समधी साहब दामाद बाबू को ले जाएंगे। एक स्वाभाविक अटकलें लगती हैं, कभी कोई कमेंट हो गया, कभी कुछ हो गया। महेंद्र सिंह जी ने भी कुछ एक बयान बीच में दिया था, तो उससे कयास लगाए जाते हैं, तो वो वाली बात है। वरना घर पे तो हम लोगों ने कभी ऐसी बात की नहीं। मैंने तो कई बार बोला कि कांग्रेस के अलावा मैं तो कहीं नहीं रहूँगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी के मंच पे जाके कमल छाप के झंडे के नीचे मोदी जी कितने अच्छे हैं, इनसे अच्छा नेता दुनिया में हुआ ही नहीं, ये कहना असंभव है व्यक्तिगत तौर पे। और वैचारिक तौर पे बुनियादी भिन्नताएं हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मूल विचारधारा है वो मेरी व्यक्तिगत विचारधारा से पूर्व पश्चिम का मामला है। तो कोई मेरे लिए संभावना ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि यहाँ नहीं जम रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरे लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल होने का, और ना किसी दूसरे पार्टी में जाने का। तो कांग्रेस को ही शुभकामना देता रहूँगा। जितना काम मिलेगा, जैसी जिम्मेदारी दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से, उसको निभाता रहूँगा। आदित्येश्वर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो उनका है, उसमें आपके कोई रोक नहीं। हम लोग ने घर में, ना मेरे माता पिता ने मेरे को कभी रोका कुछ चीज़ करने से, ना वो सलाह लेंगे तो मैं सलाह दे सकता हूँ। वैसे वो होशियार है लड़का, बहुत संवेदनशील है, कार्य करने की तीव्र इच्छा है, इच्छा शक्ति भी है, विचारवान है, अच्छा लड़का है। इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, अच्छा लड़का है। वो जैसा करना चाहेंगे वो तो उनके ऊपर। भूपेश बघेल जी को संदेश देना चाहेंगे सर, क्योंकि अभी लगभग लोग आपने एक डिसीजन जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ले ही लिया है, क्या है आगे, क्या तो खैर वो आप और क्लियर करेंगे पत्ते आगे जाके, लेकिन इस पॉइंट पे आप भूपेश जी को क्या कहना चाहेंगे? आपके साथी रहे हैं। कोई भी किसी टीम का कैप्टन रहता है, एक तो हर हमेशा के लिए नहीं रहता, समय के लिए जवाबदारियां मिलती हैं कि भाई ये अभी आपको टीम को लीड करना है। और कैप्टन की फिर जवाबदारी ये बन जाती है, कैबिनेट में आप हो तो क्या कहते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। आप कैप्टन हो लेकिन बराबर के लोगों के बीच में आप नंबर 1 पे हो, तो सबको लेके चलना, वो प्रयास भी करते ही होंगे निश्चित रूप से, और टीम को आगे ले जाना,
यही टीम के कैप्टन का बेस्ट परफॉर्मेंस हम टीम से कैसे ले सकते हैं, कब किसको बॉलिंग देनी, फील्डिंग में कब किसको कहाँ खड़ा करना, कौन स्लिप में अच्छा रहेगा, कौन बाउंड्री लाइन पे रहेगा, बैटिंग ऑर्डर में कब चेंज करना, ओपन कौन करेंगे, टेस्ट क्रिकेट है तो उसकी अलग स्ट्रैटेजी, 50 ओवर गेम है तो उसकी अलग स्ट्रैटेजी, 2020 है तो उसकी अलग स्ट्रैटेजी। तो कैप्टन की फिर जवाबदारी रहती है कि टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस लेना। तो भूपेश भाई हैं, मैं तो भूपेश भाई कहता हूँ, सीएम है लेकिन जबान पे भूपेश भाई आ ही जाता है। तो साथ के हैं, हम लोग साथ के रहे हैं, सबको साथ लेके बेस्ट परफॉर्मेंस टीम के कैप्टन की जवाबदारी रहती है। करना चाहिए उन्हें या कर रहे हैं? प्रयास तो जरूर करते होंगे, बोर्ड ने उनको तो टीम का कैप्टन बना रखा है ना। मैं समझ गया हूँ टी.एस. सिंहदेव जी, आप भले ही राजनीति से संन्यास लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन राजनीति आपके रगो रगों में है और आपके जितने भी जवाब है काफ़ी डिप्लोमेटिक रहते हैं। काफ़ी हमने कोशिश की है आपसे काफ़ी कुछ उगलवाने की, जो हमारी राजनीति जो जर्नलिज्म में जो भाषा रहती है, लेकिन हम निश्चित तौर पर आपने जिस तरह से स्पष्टवादिता के साथ में, पूरी बेबाकी के साथ में, हमेशा की तरह जैसे आप जवाब देते हैं पूरे जवाब दिए। आपने पब्लिक फर्स्ट को समय दिया, हमसे चर्चा की, बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमेशा की तरह उसी बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि अगले चुनावों को लेकर फिलहाल उनका मन नहीं है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें, लेकिन अगर पार्टी कुछ आदेश देती है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में टी.एस. सिंहदेव एक बड़ा रसूख रखते हैं और अगर वो कोई भी बड़ा कदम लेते हैं तो उसका असर न केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी देखने को पड़ सकता है। इन तमाम पहलू पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।